खुफिया साय, एक इल्यूमिनाटी कल्ट की सच्ची कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मेहरबानी करके इस सच्ची कहानी को पूरा सुनिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। रात की तारीकी में लाहौर की एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली के अंदर जलती हुई मोमबत्तियां एक खौफनाक सा माहौल बना रही थीं। अरसलान, एक आम सा सहाफी, एक खुफिया रिपोर्ट की तलाश में वहां पहुंचा था। उसे यकीन था कि यह हवेली महज पुरानी इमारत नहीं बल्कि एक खुफिया कल्ट का मरकज है। इसके बारे में वो कई महीनों से खोज कर रहा था। अंदर कदम रखते ही इसने एक धीमी सरगोशी सुनी। रोशनी की तलाश में आने वाला हर शख्स अंधेरों में खो जाता है। एक आवाज बुजुर्ग शख्स की थी जो काली चादर ओढ़े हुए एक पत्थर के सुतून के पास खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इसने आहिस्ता आहिस्ता कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये मुकाम सिर्फ उनके लिए है जो कसम खा चुके हैं। सलान का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम लोग कौन हो? इसने लरजती आवाज में पूछा। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, हम महाफिज रोशनी हैं। दुनिया हमें इल्यूमिनाटी कहती है। हम वो हैं जो सदियों से ताकत के धागे हिलाने वाले बादशाह बनाते और गिराते आए हैं। अरसलान ने नोट किया कि कमरे की दीवारों पर पुरअसरार निशानात खोदे हुए थे। अजीब व किस्म के दायरे, आग का निशान और ऐसे अल्फाज जो कदीम जबान में थे। अचानक कमरे का फर्श हिलने लगा। नीचे एक खुफिया तहखाना खुल गया। वहां मोमबत्तियों के दरमियान तकरीबन दर्जन भर लोग खड़े थे, सबके सब काली चादरों में। एक तवील मेज पर एक पुरानी किताब रखी थी, किताब-ए नूर। बुजुर्ग ने सरगोशी की। ये किताब हर सदी में एक ही वारिस चुनती है। क्या वो तुम हो? अरसलान के पीछे से दरवाजा बंद हो गया। अब वो जान चुका था कि वापसी आसान नहीं, क्योंकि इल्यूमिनाटी के दायरे में कदम रखना हमेशा के लिए सायों का हिस्सा बन जाना है। खुफिया साय, एक इल्यूमिनाटी कल्ट की सच्ची कहानी, पार्ट 2। अरसलान के कानों में गूंजती सरगोशियां वाज़ेह अल्फाज में बदलने लगी। तहखाने की फिजा में एक भारी सा दबाव था, जैसे दीवारें भी सांस ले रही हों। एक औरत जिसकी आंखों पर चांदी का नकाब था आगे बढ़ी। इसने गहरी खोखली आवाज में कहा, किताबे नूर के हर सफ़े पर ताकत का राज लिखा है, लेकिन हर राज की एक कीमत है। अरसलान ने हिम्मत जमा करके पूछा, कैसी कीमत? औरत ने हाथ उठाया। कमरे के कोने में रखा चिराग बुझ गया और सारी रोशनी सिर्फ उस किताब पर मरकूज हो गई। कसम, खून की कसम। ये सुनते ही तहखाने के बाकी अरकान ने एक साथ अपने हाथ फिजा में बुलंद किए और किसी नामालूम जबान में कुछ पढ़ने लगे। माहौल ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो। अरसलान की सांस रुकने लगी। इसने पीछे की तरफ देखा तो दरवाजा गायब था। अब सिर्फ पत्थर की दीवार थी। बुजुर्ग ने कहा, यहाँ से निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, या तो हमारे साथ शामिल हो जाओ या हमेशा के लिए खामोश हो जाओ। इस लम्हे किताब के बर्फ खुद ब खुद पलटे और एक सफा चमकने लगा। इस पर एक आंख का निशान उभरा और नीचे तहरीर नमूदार हुई, मुंतखब शख्स वो है जो रोशनी और अंधेरे दोनों को कबूल करे। औरत ने अरसलान के सामने एक छोटा सा खंजर रख दिया। इसका दस्ता सोने का था और इस पर भी वही निशान बना हुआ था, फैसला करो सहाफी। बुजुर्ग ने धीमे आवाज में कहा, सच्चाई जानना चाहते हो या जिंदा रहना? खुफिया साय, एक इल्यूमिनाटी कल्ट की कहानी, एपिसोड 3। अरसलान का हाथ खंजर के दस्ते की तरफ बढ़ा, लेकिन इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। पसीना इसके माथे से टपकने लगा। खंजर को छूते ही इसने एक अजीब सा झटका महसूस किया, जैसे इसके जिस्म से तवानाई चूस ली गई हो। इस लम्हे औरत ने नकाब हटा दिया। इसका चेहरा गैर इंसानी हद तक हसीन था, मगर इसकी आंखें बिल्कुल स्याह थीं, जैसे इसमें कोई रोशनी ना हो। वो आहिस्ता से बोली, ये कल्ट सदियों पुराना है। हम वो हैं जो हर बादशाह के तख्त के पीछे खड़े थे, लेकिन हमारी ताकत का राज खून के बंधन में है। तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी या किसी की। कमरे की फिजा में एक लरजती हुई गूंज उभरी। दीवारों पर बने निशान चमकने लगे। मोमबत्तियों की लौ लंबी हो गई और एक साया नमूदार हुआ, इंसान से कहीं बड़ा, जैसे धुआं और गोश्त का मिला जुला वजूद। बुजुर्ग ने सर झुकाकर कहा, ये है हमारा सरपरस्त, रोशनी का फरिश्ता या अंधेरे का देवता। तुम्हें जो समझना है समझ लो। हर उस शख्स को कबूल नहीं करता जो उसके दायरे में कदम रखे। साया अरसलान की तरफ बढ़ा। एक गहरी, धीमी मगर गूंजती हुई आवाज इसके कानों में उभरी, सच्चाई देखना चाहते हो तो आंख बंद करो। अरसलान ने जैसे ही आंखें बंद की, उसके दिमाग में तस्वीरें उभरने लगी।
जंगें, बादशाहतें गिरते हुए, बड़े बड़े रहनुमा मुस्कुराते हुए, लेकिन उन सब के पीछे एक ही निशान, वही आंख। जब उसने आंख खोली, कल्ट के सब लोग खामोश खड़े थे, जैसे इसके जवाब का इंतजार कर रहे हो। बुजुर्ग फिर बोला, अब तुम जान चुके हो कि दुनिया के फैसले कहाँ होते हैं। क्या तुम हमसे कसम खाते हो कि यहीं दफन होना चाहते हो? खुफिया साय, एक इल्यूमिनाटी कल्ट की सच्ची कहानी, एपिसोड 4। अरसलान ने खंजर को मजबूती से पकड़ा, लेकिन इसका दिमाग खौफ और तजस्सुस के बीच फंस गया था। वो सोच रहा था कि अगर वो हाँ कर दे तो शायद जिंदा निकल सकता है, अगर ना कहे तो शायद यहीं तहखाने में इसकी कब्र बन जाए। अचानक उसने खंजर को जमीन पर फेंक दिया। मैं तुम्हारी कसम नहीं खाऊंगा। इसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन अल्फाज वाजे थे। एक लम्हे के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया था। फिर वो साया, जो धुएं और अंधेरे का मिलाप लग रहा था, एक अजीब सी चीख के साथ हरकत में आया। मोमबत्तियां एकदम बुझ गईं और तहखाना मुकम्मल अंधेरे में डूब गया। इसी अंधेरे में औरत की आवाज उभरी, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अचानक अरसलान के पीछे पत्थर की दीवार खुद ब खुद खिसक गई। वो नहीं जानता था कि ये कर्ल का जाल है या किस्मत की मेहरबानी, लेकिन वो मौका जाया नहीं करना चाहता था। वो अंधेरी रायदारी में भाग खड़ा हुआ। पीछे से कर्ल के अरकान की कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी, तेज, बेसबर और गुस्से से भरी। रास्ता तंग होता जा रहा था और हवा में अजीब सी सरगोशियां गूंज रही थीं। रोशनी से भागोगे तो अंधेरा तुम्हें निगल लेगा। अचानक उसकी नजर एक जंग आलूद दरवाजे पर पड़ी। उसने पूरी कुव्वत से धक्का दिया। दरवाजा चरचराते हुए खुला और एक पुरानी सी सुरंग सामने आई। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा कि सुरंग की दीवारों पर वही आग का निशान बार बार खुदा हुआ है, जैसे कोई कह रहा हो, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं। खुफिया साय, एक इल्यूमिनाटी कल्ट की सच्ची कहानी, एपिसोड 5। अरसलान के कदम सुरंग की नमी से भीगे जमीन पर गूंज रहे थे। सुरंग में एक बासी सी बदबू थी, जैसे यहाँ सदियों से कोई रोशनी ना पहुंची हो। हर कदम के साथ दीवारों पर बने आग का निशान मजीद बाजी होते जा रहे थे और कुछ निशानात पर ताजा सुर्खी के धब्बे थे, जैसे किसी ने हाल ही में कुर्बानी दी हो। अचानक सुरंग के बीच में एक पथरीला मेहराब आया। उस पर कंधा अल्फाज मध्यम रोशनी में चमकने लगे, अंधेरों से गुजरो या अंधेरों में जम हो जाओ। अफसलान ने हिचकिचाते हुए कदम आगे बढ़ाए। जैसे ही वो मेहराब के अंदर दाखिल हुआ, इसके पीछे से पथरीला रास्ता धड़ाम से बंद हो गया। अब वापसी नामुमकिन थी। सुरंग के आखिर में एक बड़ा हॉल नुमा कमरा था, मगर ये हवेली के तहखाने से भी ज्यादा पुरस्कार था। छत से लटकी सैकड़ों मोमबत्तियां एक दायरे में रखी गईं और दरमियान में एक बड़ा पत्थर का तख्त था, जिस पर किसी की लाश रखी थी। एक लंबी चादर में लिपटी, लेकिन हाथ खुले हुए थे और उन पर वही आंख का निशान जला हुआ था। और सलान का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कौन है? इसने खुद से सरगोशी की। फिर अचानक तख्त के करीब खड़े एक साय ने सर उठाया। वही बुजुर्ग जो हवेली के तहखाने में था, लेकिन अब इसका चेहरा नकाब से आजाद था और इसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें मुकम्मल सफेद और चेहरे की जिल्द ऐसे जैसे पत्थर से तराशी गई हो। वो धीमी आवाज में बोला, तुम भागे नहीं, तुम्हें लाया गया। ये कमरा उनके लिए है जिन्हें चुना जाता है। अरसलान ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा। बुजुर्ग ने सख्त मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुम पहले ही बन चुके हो, क्योंकि ये लाश वो तख्त की तरफ इशारा करता है कि तुम हो। सलान की आंखें खौफ से फट गईं। वो लाश की तरफ बढ़ा, चेहरा चादर से ढका था। जैसे ही इसने कपड़ा हटाया, वो अपना ही चेहरा देखकर पथराई हुई चीख मारने ही लगा था कि आगे। खुफिया साय, एक इल्यूमिनाटी कल्ट की सच्ची कहानी, एपिसोड 6। अरसलान के हाथ कपकपा रहे थे। इसने चादर हटाई तो वही चेहरा, इसका अपना चेहरा, इस लाश पर था। आंखें बंद, होठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट, जैसे वो मर कर भी किसी राज से वाकिफ हो। ये मुमकिन नहीं। अरसलान हाँफते हुए पीछे हटा। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, ये वो लम्हा है जब हर मुंतखब अपनी तकदीर देखता है। ये तुम्हारा इख्तिताम नहीं, बल्कि आगाज है। अचानक मोमबत्तियां लरजने लगी। कमरे की दीवारों से सरगोशियों की आवाज आने लगी, लेकिन अब वो सरगोशियां एक ही जुमला दोहरा रही थी, कबूल करो या गायब हो जाओ। अरसलान के कदम डगमगाने लगे। इस लम्हे सुरंग के अंधेरे से
ایک اور شخص نمودار ہوا، ایک نوجوان عورت، کالی جیکٹ پہنے، سانس پھولی ہوئی، جیسے ابھی ابھی کسی جنگ سے نکلی ہو۔ یہاں سے نکلو، اس نے چیخ کر کہا اور ارسلان کی طرف دوڑی۔ کلٹ کے بزرگ کی آنکھوں میں پہلی بار حیرانی ابھری۔ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عورت نے جیب سے ایک چھوٹا سا سیاہ پتھر نکالا، جیسے کوئلہ ہو، مگر اس پر ہلکی سی نیلی روشنی دوڑ رہی تھی۔ اس نے پتھر زمین پر دے مارا، زوردار دھماکہ ہوا، موم بتیاں بجھ گئیں، کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اندھیرے میں ارسلان نے عورت کی آواز سنی، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو میرے پیچھے آؤ۔ ارسلان نے ہچکچاہٹ کے باوجود اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں اس اندھیری سرنگ کے ایک اور راستے کی طرف بھاگے۔ پیچھے سے کلٹ کے ارکان کی غصے بھری آوازیں گونج رہی تھیں، وہ نہیں بچ سکتا، دائرہ ٹوٹ گیا ہے۔ لیکن ارسلان کے دماغ میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، یہ عورت کون ہے اور وہ جانتی کیسے تھی کہ وہ یہاں پھنس چکا ہے؟ خفیہ سائے، ایک الومناٹی کلٹ کی سچی کہانی، آخری ایپیسوڈ۔ سرنگ تنگ اور خستہ حال تھی، ارسلان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر وہ عورت کے پیچھے بھاگتا رہا۔ پیچھے سے آتی قدموں کی گونج اور کلٹ کے ارکان کی سرگوشیاں فضا کو چیر رہی تھیں۔ وہ بچ نہیں سکتا، وہ ہمارا ہے۔ عورت نے ایک لمحے کے لیے رک کر گہری سانس لی، ارسلان کو گھور کر بولی، زیادہ سوال مت پوچھو، ابھی بس بھاگو۔ لیکن ارسلان کا دماغ سوالوں سے بھرا تھا۔ تم کون ہو؟ تمہیں پتا کیسے تھا کہ میں یہاں ہوں؟ عورت نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، میں ان میں سے تھی، لیکن اب نہیں ہوں۔ یہ سن کر ارسلان کے قدم جیسے رک گئے۔ کیا مطلب؟ تم کلٹ کا حصہ تھی؟ عورت نے سخت لہجے میں کہا۔ ہاں، میں کبھی روشنی کی بیٹی کہلاتی تھی، ان کی اگلی وارثہ، لیکن میں نے انکار کیا اور تب سے وہ میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ اس لمحے پیچھے سے روشنی کی جھلک آئی، کلٹ کے ارکان قریب آ رہے تھے۔ عورت نے ارسلان کا ہاتھ کھینچا، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں سب کچھ سمجھاؤں، پہلے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ سرنگ کے آخر ایک بڑی لکڑی کے دروازے پر ختم ہوئی۔ عورت نے دروازے پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کی، کچھ الفاظ بڑبڑائے جو ارسلان نے پہلے کبھی نہیں سنے تھے۔ دروازہ چرچراتے ہوئے کھل گیا اور باہر کی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ ارسلان نے حیرت سے کہا، یہ تم نے کیا کہا تھا؟ عورت نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ ان کی زبان ہے، جیسے وہ زبان روشنی کہتے ہیں۔ یہ دروازے کھولتی بھی ہے اور کبھی کبھی بند بھی کر دیتی ہے۔ دونوں سرنگ سے نکل کر ایک سنسان قبرستان میں آ کھڑے ہوئے۔ چاند کی مدھم روشنی میں پرانے کتبے اور ٹوٹی ہوئی قبریں دکھائی دے رہی تھیں۔ ارسلان نے گہری سانس لی، کیا ہم بچ گئے ہیں؟ عورت نے سرد لہجے میں کہا، ابھی نہیں، کیونکہ وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تم نے کتاب نور کو چھوا ہے، اب تم بھی ان کا حصہ ہو، چاہو یا نہ چاہو۔ ارسلان کے قدم لرز گئے، تو پھر میں بھی ان جیسا بننے والا ہوں؟ عورت نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف جھلکا۔ یہی تو سب سے بڑا راز ہے ارسلان، کبھی کبھی چنے ہوئے لوگ خود فیصلہ نہیں کرتے، آنکھ ان کے لیے خود فیصلہ کرتی ہے۔ قبرستان میں ہوا تیز ہو گئی، ٹوٹے ہوئے کتبے ہلکی سی آواز کے ساتھ ہلنے لگے، جیسے کسی نے انہیں چھوا ہو۔ چاند کے پیچھے بادل آ گئے اور اندھیرا گہرا ہو گیا۔ عورت نے ارسلان کی کلائی مضبوطی سے پکڑی، تیار رہو، وہ آ رہے ہیں۔ اچانک قبرستان کے ہر کونے میں موم بتیوں کی ٹمٹماتی روشنی نظر آنے لگی۔ کلٹ کے ارکان ہوڈ پہنے، ہاتھوں میں خنجر لیے ایک دائرے کی شکل میں آ گئے۔ ان کے بیچ میں وہی بزرگ نمودار ہوا، جس کا چہرہ پتھر جیسا اور آنکھیں سفید تھیں۔ تم بھاگ نہیں سکتے ارسلان، اس کی آواز گونجی، کیونکہ تم پہلے ہی منتخب ہو چکے ہو۔ ارسلان پیچھے ہٹا، لیکن عورت نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اگر یہ تمہیں لے گئے تو تم ہمیشہ کے لیے اندھیرے کا حصہ بن جاؤ گے۔ کلٹ کے ارکان ایک ساتھ گنگنانے لگے، قبول کرو، قبول کرو۔ اس لمحے ارسلان کے دماغ میں وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے کتاب نور کو چھوا تھا۔ ایک عجیب سا احساس اس کے جسم میں دوڑ گیا، اس کے ہاتھوں سے ایک ہلکی سی روشنی پھوٹی، اتنی تیز کہ کلٹ کے ارکان لمحے بھر کو رک گئے۔ بزرگ نے حیران ہو کر کہا، یہ اس نے کیسے کیا؟ عورت کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، کیونکہ اس نے آنکھ کو دیکھا تھا اور زندہ بچ گیا۔ وہ تمہارا غلام نہیں، تمہارا وارث ہے۔ یہ سنتے ہی روشنی مزید پھیل گئی، قبریں لرزنے لگیں
اور کلٹ کے ارکان ایک ایک کر کے چیخنے لگے۔ کچھ زمین میں دھس گئے، کچھ دھوئیں کی طرح غائب ہو گئے۔ بزرگ نے آخری چیخ کے ساتھ کہا، یہ تو آغاز ہے، اندھیرا ہمیشہ لوٹ کر آتا ہے، اور اس کا وجود دھند میں تحلیل ہو گیا۔ روشنی مدھم ہوئی اور قبرستان میں خاموشی چھا گئی۔ ارسلان زمین پر بیٹھ گیا، سانس پھولی ہوئی تھی۔ عورت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم نے انہیں روکا، لیکن کہانی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری رگوں میں اب ان کی چنائی کا اثر ہے۔ یا تو تم اس طاقت کو قبول کرو گے یا یہ تمہیں قابو کرے گی۔ ارسلان نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بادل ہٹ چکے تھے، لیکن چاند کے گرد ایک مدھم سا دائرہ تھا۔ دائرے کے بیچ وہی ایک آنکھ لمحے بھر کی چمکی، اور ارسلان کے دل میں یہ سوال پوچھنے لگا، کیا میں نے واقعی کلٹ کو ختم کیا یا میں خود ان کا حصہ بن گیا؟